जो पिछली क्लास हुई थी उसमें आप सभी ने देखा था कि रस, रसायन और कुछ सिद्ध योगों की बात की गई थी। उसी के अंतर्गत आप सभी को बताया गया था कि जो दूसरी क्लास होगी उसमें मान को पढ़ा जाएगा, क्योंकि आपने सिलेबस देखा होगा तो मान में जो प्राचीन मान है और वर्तमान मान है उसको पूछा गया है। लेकिन मान कह देने भर से छोटा कह सकते हैं कि छोटा क्षेत्र नहीं है, कि ऐसा नहीं कि किसी एक मान को पढ़ ले, ये भी पूरी तरह से अपवादित है। क्या है? अपवादित है, क्योंकि मान को अलग अलग आचार्यों ने अपने तरीके से अलग अलग जगहों पे सम्मिलित किया है। उसी मान को हम पढ़ना है। मान का मतलब आप ये समझ लीजिए कि आयुर्वेद का एक आधुनिक आयुर्वेद का जो नाप तोल का जो इकाई था या जो तरीका था उसे ही आचार्यों ने मान कहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे मान की निरुक्ति को। किसको लेके चलेंगे? मान की निरुक्ति। अगर मान की निरुक्ति की बात की जाए, मान की निरुक्ति, मान की निरुक्ति, तो जब मान कह रहे हैं, मान यानी कि एक ऐसा माप जो मान लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? मान लिया जाता है। अगर निरुक्ति में कहें तो हम कह सकते हैं जिसके द्वारा तौला या मापा जाए उसे ही हम क्या कह रहे हैं? मान कह रहे हैं। किसके द्वारा? जिसके द्वारा मापा या तौला जाए उसे मान कहते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा मापा या तौला जाए उसे मान कहते हैं, और यही जो है मान की निरुक्ति है। यही क्या है? मान की निरुक्ति है। ठीक है, उसी तरीके से अगर कहा जाए तो मान के ज्ञान की आवश्यकता के अंतर्गत अगर पूछा है क्यों मान की ज्ञान की आवश्यकता होती है, इसलिए क्योंकि अगर कोई भी अनजाना माप है तो वो नुकसानदेह हो सकता है। वो भी विशेषकर कब? जब हम किसी औषध की बात करें, किसी चिकित्सा की बात करें तब। इसलिए मान का बहुत ज्यादा महत्व पड़ जाता है। ठीक है, इसलिए आचार्यों ने चिकित्सा में अलग अलग तरह के मान की बात कही है, जिसको हम पढ़ेंगे किसके अंतर्गत? मान के भेद के अंतर्गत। मान के भेद। मान के कितने भेद हैं? कितने भेद मान के किए गए हैं? तो आचार्य चरक की अगर बात करें तो उनके अनुसार मान के दो भेद हैं। कितने भेद हैं? मान के दो भेद हैं। वो कहते हैं कि मान जो है दो भेद का है, एक मगध मान है और एक क्या है? कलिंग मान है। और इन्होंने कलिंग मान को ही श्रेष्ठ माना है। तो आचार्य चरक क्या कह रहे हैं? आचार्य चरक मान का कितना भेद बता रहे हैं? मान के दो भेद। दो भेद कौन कौन से? मगध और कलिंग मान। कौन कौन से? मगध मान और कलिंग मान। मगध मान और कलिंग मान, ये दो मान चरक मान रहा है। और इसमें ये कह रहे हैं कि सबसे जो श्रेष्ठ मान है वो मगध मान है। कौन सा है? श्रेष्ठ मान कौन सा है? मगध मान सबसे श्रेष्ठ है। याद रहेगा? फिर से देख लीजिए। आचार्य चरक मान रहे हैं कि मान दो भेद है मान के, जिसमें एक मगध मान है और एक कलिंग मान है। और कलिंग मान, मगध और कलिंग मान है जिसमें मगध मान सबसे श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जो प्राचीन कोशकार है, जिन्होंने औषधियों के अंतर्गत कार्य किया है, जिसके बारे में उन्होंने अच्छे तरीके से समझाया, तो उन कोशकारों ने बताया है कि कितने मान हैं? मान के तीन भेद हैं। क्या लिखेंगे? कोशकारों, इंपॉर्टेंट चीज बताई जा रही है, इंपॉर्टेंट, मान से प्रश्न आएगा ही आएगा। कोशकारों के अनुसार मान के कितने भेद हैं? मान के तीन भेद हैं। जो कोशकार हैं वो कह रहे हैं कि मान तीन प्रकार के हैं। प्राचीन जो भी कोशकार हैं
उनके हिसाब से पौतोमान या पौतोमान कह सकते हैं, द्रव्यमान और पायमान, इनके हिसाब से 3 मान है। कौन कौन से मान हैं? 3 मान, पौतोमान, कौन सा मान? पौतोमान। पौतोमान है क्या? पौतोमान की अगर बात करेंगे तो हम कह सकते हैं जिससे भार मापा जाए, जिससे ना मतलब कि तौलते हैं तो भार तौला जाए, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? पौतोमान। यानी कि बस ठोस चीजों को जिस माप में देखा जाता है, तौला जाता है, उसे ही हम पौतोमान, मतलब इससे बस ठोस चीजें ही तौली जाती हैं, ठीक है, और इस पे ठोस चीजें तौलने के कारण इसे पौतोमान कहते हैं। इसमें केवल ठोस वस्तुओं को तौला जाता है, यानी कि पौतोमान 3 है। पौतोमान में बस ठोस चीजों को ही तौला जाता है तराजू की सहायता से, ठीक है। उसके अतिरिक्त अगर कहा जाए तो दूसरा है द्रव्यमान। द्रव्यमान यानी कि जिससे क्या किया जाता है? कैपेसिटी का मेजरमेंट किया जाता है, यानी कि इससे बस द्रव पदार्थ का मेजरमेंट किया जाता है, द्रव्यमान। द्रव्यमान इससे केवल द्रव वस्तुओं का मापन किया जाता है, ठीक है। इससे केवल द्रव वस्तुओं का मापन किया जाता है, किसके द्वारा? जो द्रव्यमान है उसके द्वारा, जिसको हम कैपेसिटी मेजर के लिए यूज में लेते हैं। अब उसके बाद से आता है पायमान। पायमान यानी कि जिससे बस हम दूरी मेजर करते हैं। क्या करते हैं? दूरी मेजर करते हैं। पायमान जिससे दूरी मापा जाता है, दूरी मापा जाता है। अब दूरी मापा जाता है तो यानी कि मतलब रास्ते की दूरी हो गई, इसके अंतर्गत जो वस्त्र हैं, वस्त्र आदि भी इसके अंतर्गत मापते हैं, मतलब कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत मापी जाती है। तो ये कौन बता रहे हैं? ये प्राचीन काल के अंतर्गत आने वाले जो कोशकार हैं, कोशकार, उनके द्वारा ये बताया हुआ मान है, जो ये कह रहे हैं कि 3 प्रकार के हैं, पौतोमान, द्रव्यमान और पायमान। बात समझ में आ गई? उसी तरीके से अगर बात करेंगे तो इसमें कुछ और विविधताएं देखने को मिलती हैं जो कि कंफ्यूजिंग है। जैसे पहले ही बता दिया गया कि आचार्य चरक ने मान के 2 भेद बताए हैं, मगध और कलिंग मान, जिसमें वो कह रहे हैं कि सबसे श्रेष्ठ मान जो है मगध मान है, और जो कोशकार हैं वो कह रहे हैं 3 तरह के मान हैं। फिर आचार्य चरक का एक मत आता है जिसमें आचार्य चरक कहते हैं कि वंशी या ध्वंसी से प्रारंभ होता है ये मान। किससे प्रारंभ होता है? वंशी। वंशी अगर कहें तो बांस का एक छोटा कण, बांस का एक छोटा कण वंशी है, और अगर ध्वंसी कहेंगे तो नष्ट होने वाला धूलिकण, ऐसा छोटा सा धूल का कण जो कि नष्ट हो सकता है, उससे ये प्रारंभ होता है। आचार्य चरक का मत भी लिख लीजिएगा। आचार्य, जो इंपॉर्टेंट है बस वही बता रहा है। आचार्य चरक के मतानुसार, आचार्य चरक के मतानुसार पौतोमान में वंशी या ध्वंसी से मान शुरू होता है। बंसी क्या है? बंसी बांस का सूक्ष्म कण है। बांस का क्या है? सूक्ष्म कण है। और ध्वंसी क्या है? नष्ट होने वाला धूलिकण है। नष्ट होने वाला
धूलिकण यानी कि धूल का वह छोटा कण जो कि नष्ट हो जाएगा, बहुत सूक्ष्म है। तो ध्वंसी और वंशी, ये कह रहे हैं कि पौतोमान जो है ध्वंसी और वंशी से शुरू होता है। और ये भी समझा रहे हैं कि जो खिड़कियों से, कभी कभी आप देखते हैं धूप होती है तो खिड़कियों से जो धूल कण आते हैं उन्हें ये वंशी या ध्वंसी कह दिए हैं। क्या कह दिए? वंशी या ध्वंसी। क्या? खिड़कियों से आने वाले धूल कण को वंशी या ध्वंसी। ठीक है, ये कह रहे हैं कि वंशी या ध्वंसी जो है खिड़कियों से आने वाला धूल कण है। वंशी या ध्वंसी खिड़कियों से आने वाला धूल कण है। ये पौतोमान को इस तरह से परिभाषित करते हैं। अब अगर हम सुश्रुत, आचार्य सुश्रुत की बात करें तो आचार्य सुश्रुत क्या कह रहे हैं वो भी देख लेते हैं। आचार्य सुश्रुत के मतानुसार, अब इनके मत से अगर पौतोमान की बात कहें तो ये क्या कह रहे हैं कि यह मान के शुष्क द्रव्यों यानी कि जो सूखे पदार्थ हैं उनके लिए बताया गया है। ठीक है, और अगर बात करें आर्द्र द्रव्यों, जो ताजे हरे द्रव्य हैं, और द्रव जो तरल पदार्थ हैं, उनके लिए भी ये प्रयोग में लिया जाता है। तो ये कह रहे हैं कि यह मान केवल सूखे द्रव्यों के लिए बताया गया, किंतु जो आर्द्र द्रव्य हैं, ताजे हैं, और जो द्रव पदार्थ हैं उनके लिए मान इससे दुगना लिया जाता है। ये आचार्य सुश्रुत कह रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज लिख लीजिएगा, विशेष नियम के अंतर्गत लिख लीजिएगा। विशेष नियम वो ये कह रहे हैं पौतोमान शुष्क द्रव्यों के लिए है। इनके अनुसार यह है कि पौतोमान शुष्क द्रव्यों के लिए है, किंतु आर्द्र या ताजे द्रव्य या द्रव पदार्थ के लिए दुगना मात्रा या दुगनी मात्रा, इसकी दुगनी मात्रा प्रायोगिक है। दुगनी मात्रा प्रयोग किया जाता है। इनके अनुसार ये कहा गया है, ये विशेष नियम के अंतर्गत आपको लिखना है। ठीक है, विशेष नियम के अंतर्गत क्या कह रहे हैं कि पौतोमान शुष्क द्रव्यों के लिए है, किंतु आर्द्र या ताजे द्रव्य या द्रव पदार्थ के लिए दुगनी मात्रा प्रयोग की जाती है। इनके अनुसार, किनके अनुसार? आचार्य सुश्रुत के अनुसार। अगर बात करें आचार्य सारंगधर की तो वो कह रहे हैं कि चतुर्गुण सूत्र वो लगाते हैं। कौन सा सूत्र लगाते हैं? चतुर्गुण सूत्र। ये कह रहे हैं इन मानों के सरलता पूर्वक स्मरणार्थ एक चतुर्गुण यानी कि 4 गुना सूत्र दिया गया है। क्या दिया गया है? 4 गुना सूत्र। कौन? आचार्य सारंगधर। आचार्य सारंगधर द्वारा इन मानों के लिए चतुर्गुण यानी 4 गुना सूत्र दिया गया है। ठीक है, ये आचार्य सारंगधर का नियम है कि सरलता पूर्वक इन मानों को याद रखना हो तो एक चतुर्गुण सूत्र जो है दिया गया है। तो उन्होंने क्या कहा है? चतुर्गुण सूत्र, जैसे कि आचार्य चरक ने कह दिया कि, आचार्य सुश्रुत ने कह दिया कि दुगुना। अगर कोई सूखी चीज हम तौल रहे हैं, सामान्यतः मानने के लिए हम उदाहरण दे रहे हैं कि अगर कोई सूखी चीज तौल रहे हैं 1 किलो का है, तो आचार्य सुश्रुत जो है द्विगुण का सूत्र लगा रहे हैं। द्विगुण का यानी कि दुगुना। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि अगर ताजा रहेगा तो दुगुना हो जाएगा। तो अगर सुश्रुत के अनुसार देखा जाए, कोई चीज अगर 1 kg का है
तो वो ताजा रहेगा तो उसे 2 केजी मान लेंगे, ठीक है, दुगुना कर देंगे। और द्रव भी है तो वो दुगुना हो जाएगा। उसी तरह से सारंगधर का नियम भी यही है, ये कह रहे हैं कि 4 गुना, यानी कि अगर कोई शुष्क चीज है 1 गुना है, तो ये मान रहे हैं कि उसे ताजा या द्रव है तो उसे 4 गुना मान लिया जाएगा, ठीक है। ये चतुर्गुण सूत्र के अंतर्गत कह रहे हैं। एक विधान है रस शास्त्र के अंतर्गत, वो रस शास्त्री मान के अंतर्गत आता है, रस शास्त्रीय मान विधान, जिसमें रस शास्त्री मान विधान या रस शास्त्र जो विधान है मान का, उसके अंतर्गत कूड़ो पात्र विधान रखा गया है। रसशास्त्री मान में क्या रखा गया? रसशास्त्री मान में कूड़ो पात्र विधान, मतलब कि रस शास्त्र के अंतर्गत चीजों को मेजर करने के लिए एक विधान है जिसको कूड़ो पात्र विधान कहा गया, यानी कि एक मिट्टी का घड़ा है सकते हैं, ठीक है। तो मिट्टी, बांस, लोहा, इनसे निर्मित 4 अंगुल चौड़ा, यानी कि ये जो 4 अंगुल है ना, इसके बराबर 4 अंगुल चौड़ा, 4 अंगुल ऊंचा और 4 अंगुल गहराई होनी चाहिए उस पात्र को, उसे ही ये क्या कह दिए हैं? कूड़ो कह दिए हैं। क्या कह दिए हैं? कूड़ो। तो कूड़ो किसे कह रहे हैं? 4 अंगुल, 4 अंगुल क्या? 4 अंगुल गहरा, ऊंचा, ठीक है, और चौड़ा। क्या? लौह, बांस, मिट्टी। क्या कहा जा रहा है? 4 अंगुल गहरा, 4 अंगुल ऊंचा और 4 अंगुल चौड़ा, ठीक है। 4 अंगुल चौड़ा, 4 अंगुल ऊंचा और 4 अंगुल गहरा। मिट्टी, काष्ठ और बांस आदि से निर्मित पात्र। मिट्टी, लौह, बांस लिख दिया गया, आदि से निर्मित पात्र, उसे क्या कह दिए हैं? उसे कह दिए हैं कूड़ो। क्या कहा दिया गया है? कूड़ो। यानी कि कूड़ो लोहे, बांस, मिट्टी से निर्मित एक पात्र है जिसकी गहराई 4 अंगुल, ऊंचाई 4 अंगुल और चौड़ाई 4 अंगुल होती है। इससे रस शास्त्र के अंतर्गत चीजों को मापा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं इस पात्र में जितना द्रव्य आता है उस द्रव्य को एक कूड़ो कहते हैं, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं, इस पात्र में जितना द्रव्य आता है उसे एक कूड़ो कहते हैं। एक कूड़ो मतलब इस पात्र में जो द्रव्य आएगा उसे एक कूड़ो कहते हैं। तो पहले में क्या था? साइंटिफिकली कोई पैमाना नहीं था, तो हाथ से, पैर से, अलग अलग शरीर के अलग अलग जो विभाग हैं उनका प्रयोग करके मापन करते। जैसे एक बिस्तती प्रयोग में लिया जाता, मतलब यानी कि एक बित्ता हाथ का प्रयोग किया जाता था, एक हाथ, 2 हाथ, 1 पग, 2 पग, इस तरह से लोग माप लेते थे, ठीक है। जिसमें प्रारंभिक यूनिट क्या है? आयुर्वेद में, भारतीय आयुर्वेद के अंतर्गत चीजों को कैसे रखा गया और आधुनिक मान किलोग्राम में वो कितना होगा, उस तरह से चीजों को लेकर के हम चलेंगे, ठीक है। तो आप चाहें तो टेबल वार भी लिख सकते हैं, टेबल में भी करके लिख सकते हैं। क्रम संख्या कुछ मान हम बताएंगे, बाकी सारे जो है सब नोट्स में दिए जाएंगे, आपको वहां से समझना होगा, ठीक है। तो प्रारंभिक मान या इकाई तुल्य मान हम कह सकते हैं, प्रारंभिक मान या इकाई तुल्य या आयुर्वेदिक, ठीक है। उसके बाद से
अगला जो होगा वो आधुनिक मान है। क्या है? आधुनिक मान, जिसको हम ग्राम या किलोग्राम में लिखेंगे। आधुनिक मान, यही मेन आपका टॉपिक है। किस में लिखेंगे? ग्राम किलोग्राम में। तो इस तरह से आप टेबल बना करके अगर लिखोगे तो अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। सबसे पहला जो यूनिट है वो एक मरीच है, जिसे कहा गया है 6 ध्वंसी के बराबर। मतलब एक मरीच को हम किससे कंपेयर कर सकते हैं? 6 ध्वंसी के बराबर। पहला, एक मरीच किसके बराबर है? आधुनिक में तो इसको लेके चलेंगे ही नहीं, ये आयुर्वेद में ही है। 6 ध्वंसी, ये प्राचीन ही है। मतलब कि एक मरीच के मान के बराबर 6 ध्वंसी कहा गया। 6 ध्वंसी क्या? वही ध्वंसी जो खिड़कियों से जो धूल कण आ रहा है, उन 6 धूल कणों के बराबर एक मरीच को माना गया है। ठीक है। और यहाँ पे क्या जा रहा है कि 6 मरीच बराबर एक लाल सरसप, यानी कि एक लाल सरसों। 6 मरीच बराबर हो जाएगा कितना? 6 मरीच बराबर एक लाल सरसप। ठीक है, लाल सरसों जो है उसके बराबर। मतलब 6 मरीच मिलाएंगे तो एक लाल सरसप होगा। 6 मरीच मिलाएंगे तो क्या होगा? एक लाल सरसप। अब ये जो मरीच है तो मरीची का मतलब ये हो गया कि ये नहीं, काली मिर्च की बात नहीं की जा रही है। मरीची मतलब ये जो है सूक्ष्म धूलिकण कहिए या काली मिर्च के समान भी मान सकते हैं इसको। मरीची लिखिएगा। ठीक है, मरीची क्या है? सूक्ष्म धूलिकण। अब सूक्ष्म धूलिकण, अब इस समय अगर किसी को कहा जाए कि एक मरीची यानी कि एक मरीच जो है 6 धूलकण के बराबर है, या ये भी कह दिया जाए कि अगर 6 मरीच मिला करके एक लाल सरसों का दाना हो रहा है, तो मानेंगे ही नहीं। लेकिन मेरा कहना यह है कि जो आचार्य चरक ने जो चीजें बताई है, अन्य आचार्यों ने बताई है, ये प्राचीन जो समय चल रहा था उस समय के अनुसार बताया। क्या पता उस समय उस तरह के सरसों दाने होते हों, इसलिए उसकी तुलना उस तरह से कर दी गई है। तो ये चीज दिमाग में रख करके कीजिएगा। अगला 8 सरसप। अगर 8 सरसप मिलते हैं तो एक बनता है तंडुल। क्या है? 8 सरसप। 8 सरसप बराबर बन जाता है एक तंडुल, यानी कि एक चावल का दाना 8 सरसों के बराबर। 8 सरसों के दाने के बराबर एक चावल का दाना। बात समझ में आ रही है? अब कोई जरूरी नहीं कि ये यूनिट जो यहाँ पे दिया गया वो सब जगह सेम होगा। किसी अन्य आचार्य ने किसी अन्य मान में किसी अन्य तरीके से वो अलग दिया है। ये जो बताया जा रहा है मैक्सिमम पूछा जाता है जिस तरीके से, वही आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। यानी कि अगर आप देखें तो 8 सरसप तक कोई आधुनिक मान आपको नहीं बताया गया। उसके बाद से एक धान्य मास। एक धान्य मास मतलब एक उड़द के बराबर 2 तंडुल बताया गया है। क्या बताया गया है? एक धान्य मास। धान्य मास यानी कि उड़द, एक उड़द के बराबर, मतलब एक उड़द का जो दाना है उसके बराबर 2 तंडुल बताया गया। कितना? 2 तंडुल, यानी कि 2 चावल के दाने। 2 चावल, एक उड़द